हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम. दिस वाज चैप्टर इज इन रनिंग. चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है. नाउ द टॉपिक coal and petroleum I had discussed earlier in the previous videos. Now today's topic will be natural gas. Today's topic will be the natural gas. ठीक है. तो कल मैंने आपको पेट्रोलियम डिस्कस किया था, कुछ इसके बारे में दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ. व्हाट इज द पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज अ काइंड ऑफ द फॉसिल फ्यूल. It means fossil because it is obtained by the dead remains of organisms and over million of years, and it is called fuel because it gives heat on burning, so it is called fossil fuel and takes million of years. So that's why it is called the fossil fuel, and it is liquid in state. कौन सी स्टेट में पाया जाता है? ये liquid fossil fuel है, and it is stored under the earth between the impervious rocks. ठीक है. impervious rocks जो होती है which does not allow the flow of fluid, any kind of fluid, oil and water और gas. So जो इनका जो स्टॉक है वहाँ रॉक्स के बीच में, impervious रॉक के बीच में बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है, जहाँ जिनको उस स्टोरेज को कहते हैं ऑयल वेल्स. ठीक है. जहाँ पर impervious रॉक्स के बीच में जो चीज ये स्टोर हो जाती हैं, जैसे आपके ऑयल हो गया या आपका गैस हो गई. ठीक है. तो ऐसे प्लेस को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड ऑयल वेल कहते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑयल वेल. जहां से सबसे पहले ऑयल वेल आपको मैंने बताया था कि हम सबसे पहले अमेरिका में 1859 में पेंसिल्वानिया में यूएसए में 1859 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था. वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया यानी ऑयल. और उसके बाद 8 साल बाद आसाम में, आपके इंडिया में आसाम में मकूम में, ठीक है, ऑयल वेल जो है वो डिस्कवर्ड हुआ, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया. उसके बाद बहुत सारी जगह हैं इंडिया में, जैसे कृष्णा, जैसे आपके गुजरात हो गया, मुंबई हाई हो गया, एंड द रिवर बेसिन ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा, जहां पर जो है ऑयल वेल्स है यानी ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो इसमें आप देखते हैं कि ये जो 3 चीजें हैं, क्योंकि वाटर भी हो सकता है, क्योंकि इम्पोरियस हो गया, अंडरग्राउंड वाटर भी है. तो कैसे ये कलेक्ट होते हैं? पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे नीचे की लेयर में उसमें वाटर रहता है, क्योंकि वाटर ऑयल पर फ्लोट करता है. उसके बाद ऑयल रहता है और सबसे ऊपर गैस रहती है, क्योंकि सबसे हल्की होती है. तो इस टाइप से 3 लेयर की फॉर्म में ये चीजें स्टोर होती है. हमें गैस और ऑयल चाहिए, तो एक पाइप ड्रिल कर देते हैं. वो ऑयल वेल्स जो बनाते हैं, एक पाइप गैस की तरफ और एक पाइप को ऑयल की तरफ जो है ड्रिल कर दिया जाता है, जहां से एक पाइप से गैस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और एक पाइप से ऑयल को निकाल लिया जाता है. इस टाइप से दोनों चीजें सेपरेट हो जाती है. गैस भी सेपरेट हो जाती है और ऑयल भी सेपरेट हो जाता है. ठीक है. अब जब ये दोनों चीजें सेपरेट हो जाती हैं, तब यहाँ पर जो गैस होती है दैट इज कॉल्ड द नेचुरल गैस कहलाती है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सीएनजी कहते हैं. दिस इज द फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है. नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम. कल मैंने आपको बताया था ये जो ऑयल है यहाँ पर पेट्रोलियम कहलाता है. पेट्रोलियम ओलियम प्लस पेट्रा, 2 शब्दों से मिलकर बना है. पेट्रा प्लस ओलियम. ओलियम का मतलब क्या होता है? ओलियम. ठीक है. ओलियम का मतलब हो गया आपके ऑयल, और पेट्रा का मीन्स हो गया रॉक, यानी पेट्रा मीन्स रॉक के बिटवीन इन ऑयल इज कलेक्टेड इन बिटवीन द रॉक्स. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम. क्या कहलाता है? पेट्रोलियम. एंड इट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल. ठीक है. मैंने आपको चीज बताई थी यहाँ पर चीज कि जो पेट्रोलियम है, ये जो आपका पेट्रोलियम है, दैट वाज कॉल्ड द क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल का मतलब हो गया कि जो क्रूड ऑयल है, इट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स विच, सो दैट पेट्रोलियम कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. कि एक क्रूड ऑयल इसलिए क्योंकि सपोज दैट इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, ABCDE, मान लीजिए ये इसके अंदर कंपोनेंट्स है, और सारे एक ही चीज में आपस में मिले हुए और एक टाइप का लिक्विड बन गया. दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम. अब ए भी बहुत जरूरी है, बी भी, सी भी, सभी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन क्योंकि ये सारे मिक्स है, टुगेदरली मिक्स है, so we cannot use directly crude oil, so that is necessary to separate them. इसलिए हमें जरूरी है कि इनको अलग कर दिया जाए. नहीं, ए को सेपरेट अलग, बी को सेपरेट अलग, एंड सो ऑन. ठीक है. इनको सेपरेट किया जाता है, ABC सबको सेपरेट किया जाता है. एंड दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं. क्या कहलाता है ये?
रिफाइनिंग। तो जस्ट लाइक मैंने आपको जो ABCD का एग्जाम्पल दिया है, दिस वाज द ओनली एग्जाम्पल। सिमिलरली पेट्रोलियम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर वर्ल्ड। सो दैट्स वाई इट इज नेसेसरी टू क्लीन ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जरूरी है कि हम सारे कंपोनेंट्स को क्लीन कर लें, अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करें। एंड दिस प्रोसेस टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑयल दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। क्या कहलाता है? रिफाइनिंग। और इस रिफाइनिंग का मतलब हो गया क्लीनिंग, समझ रहे बात। एंड दिस वर्क इज डन इन अ प्लेस, ये जो वर्क है जहां पर किया जाता है एट ए प्लेस, जिस जगह पर काम किया जाता है, इस काम को रिफाइनिंग का काम जिस जगह किया जाता है दैट इज कॉल्ड रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी के नाम से उसको जाना जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी के नाम से उस जगह को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई कर किया जाता है। अब यहाँ पर सेपरेट करने का काम ही शॉर्ट में समझा रही ताकि आपको रिमाइंड हो जाए टॉपिक। पेट्रोलियम रिफाइनरी का जो काम है, ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है जहाँ पर रिफाइनिंग की जाती है पेट्रोलियम की, द प्रोसेस वॉज अप्लाइड हेयर दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद रखेंगे यहाँ पर जो प्रोसेस किया जाता है डिस्टिलेशन। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, पेट्रोलियम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट किया जाता है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मतलब है कॉलम, कॉलम मतलब सेपरेट, अलग अलग चीजों को अलग अलग उसमें सेक्शन में डिवाइड करना, अलग अलग सेक्शन में उसको रखना है। लेकिन डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? इसमें एक लिक्विड है, लिक्विड को हीट करना, उसकी वेपर्स में कन्वर्ट करना, हीट करके, ठीक है, हीट करके लिक्विड को हीट करके वेपर्स में कन्वर्ट करना, और वेपर्स को कूल करके फिर से किसमें चेंज कर देना, फिर से लिक्विड में चेंज कर देना। ठीक है, द कन्वर्जन, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं व्हाट इज द डिस्टिलेशन, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एंड देन कूल द वेपर्स अगेन, देन सो दैट इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड अगेन। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। क्या कहलाता है ये? डिस्टिलेशन। ठीक है, यानी अगर मैं इसको रिएक्शन में बताऊं तो आप कैसे लिख सकते हैं, लिक्विड को अगर मैं वेपर्स में डालूं, ठीक है, ऐसे डालेंगे हीट करके, अगर मैं ऐसे रिवर्स वाइज कर दूं तो ये कूल हो गया और फिर से वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन। लेकिन फ्रैक्शन क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग सेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड, नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये काम जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ का इसका जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज द प्रिंसिपल की किस प्रिंसिपल पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये याद रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स कि उसके अंदर जितने भी लिक्विड मिक्स हैं, ठीक है, पेट्रोलियम इट इज अ called crude oil because it consists of the different liquid. It is a mixture of different liquid which are mixed together, so that it is necessary to separate the each liquid. And this work is done on the basis of the difference in their boiling point. उनके boiling point के आधार पर उनको separate किया जाता है. And the process was applied that is called the fractional distillation. ठीक है, तो भी यहाँ पर difference in their boiling point है, यानी किस liquid का boiling point कम है, किस liquid का boiling point ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली इनकी वेपर्स बनाई जाती है और फिर उनको ठंडा करके दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। तो कैसे किया जाता है कल मैंने आपको बताया भी था। इसको करने के लिए यहाँ देखेंगे शॉर्ट में कि सबसे पहले जो पेट्रोलियम है उसको एक फर्नेस में हीट किया जाता है। ये फर्नेस है आपकी, फर्नेस में 400 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है पेट्रोलियम को। फिर ठीक है, यहाँ से इसकी वेपर्स बनती हैं। तो एक बहुत बड़ा आपका सेक्शन डिवाइड है दैट इज द फ्रैक्शनेटिंग टावर कहलाता है। ठीक है, यहाँ से ये इसका फ्रैक्शनेटिंग टावर है दैट इज द TION फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या फ्रैक्शनेटिंग टावर बोलते हैं। ऐसे इसमें अलग अलग फ्रैक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, इस टाइप के सेपरेट अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं। तो क्या होता है जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो ऑब्वियसली जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ऊपर का देखो, यहाँ पर इसके जो टावर है इसमें सबसे नीचे की टेम्परेचर ज्यादा होती है, ऊपर की टेम्परेचर कम होती है। तो जब हम एक लिक्विड को गर्म कर रहे हो तो ऑब्वियसली सबसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है सबसे पहले वो ही गर्म होगा, उसी की वेपर्स पहले बनेंगी। ठीक है, जिसका माना किसी का 80 और किसी का 100 है टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली पहले वेपर्स किसकी आएंगी, 80 वाले की आएंगी, देन 100 वाले की वेपर्स बनेंगी। तो सबसे पहले क्या होता है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वेपर्स जाती हैं। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, समझ रहे बात, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है उसकी वेपर्स ऊपर जाती हैं।
वेपर्स ऊपर जाकर अपने चैम्बर में अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वो क्या होती है, कलेक्ट हो जाती हैं। यानी जिस क्योंकि ऊपर का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसके हिसाब से वो क्या होती है, कलेक्ट हो जाती है। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कम होता है वो सबसे पहले वेपर्स बनती हैं, वो वेपर्स अपने चैम्बर में जाकर क्या होती है, लिक्विड, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, लिक्विड से आपकी वेपर्स बनी, वेपर्स यहाँ पे कंडेंसर लगे हुए, सारे कंडेंसर लगे होते हैं, यहाँ पर ये वेपर्स फिर से क्या होती है, कूल हो जाती है, कंडेंसर में कूल होती हैं और वो लिक्विड बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे ही दूसरा लिक्विड आता है, फिर उसकी वेपर्स बनती हैं, वो उसके बाद वाला जो बॉइलिंग पॉइंट है नहीं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होता है उसकी वेपर्स आती हैं, फिर वो अपने उसमें जाती हैं, चैम्बर में जाती है, यानी अपने फ्रैक्शंस में जाती है, जहां पर वो कंडेंस होके लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, और इस टाइप से बॉइलिंग पॉइंट अचीव किया जाता है। फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो उसका ज्यादा होता है उससे ज्यादा होता है, फिर उसकी वो वेपर्स आती है, फिर वो अपने अकॉर्डिंगली वहां पर कंडेंस होती हैं और अपने सेक्शन में कलेक्ट हो जाती है और अलग अलग लिक्विड की वेपर्स कलेक्ट होती है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जिसका होता है वो एलपीजी का, यानी सबसे ऊपर एलपीजी आती है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम गैस। क्या कहलाती है, पेट्रोलियम गैस। हमारी एलपीजी आप जानते हैं घर में सिलेंडर आता है पेट्रोलियम गैस का। तो ये जो पेट्रोलियम गैस है, यानी ये वो गैस है जो कि हमें पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिली है, सो दैट्स व्हाई इट इज इन द गैसियस फॉर्म, सो दैट इज कॉल्ड द पेट्रोलियम गैस। क्या कहलाती है, पेट्रोलियम गैस है। लेकिन दैट्स व्हाई व्हेन इट इज कलेक्टेड इट इज लिक्विफाइड, इसको लिक्विफाइड किया जाता है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप जो है पेट्रोलियम गैस है, यहाँ पर पेट्रोलियम गैस कहलाती है। दूसरी बात, आप इसकी वेपर्स जा रही हैं, वेपर्स को आप क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, कंडेंस करके वेपर्स की फॉर्म में, फिर उसके बाद आप इसको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाती है ये। क्योंकि देखिए, आप सबसे पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो सबसे पहले इसकी वेपर्स बनेंगी, उसके बाद अगले कंपोनेंट एलपीजी के बाद पेट्रोल आता है, पेट्रोल। ठीक है, एलपीजी के बाद पेट्रोल। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग, और सबसे लास्ट में जो कंपोनेंट बचेगा वो हमारा आ जाएगा बिटुमिन। कौन सा बनेगा, बिटुमिन। ठीक है, बिटुमिन का बॉइलिंग पॉइंट तो 400 से भी ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसकी वेपर्स नहीं बनती हैं और वो नीचे सेक्शन में ही, क्योंकि बहुत ज्यादा बिटुमिन जो होता है आपका, बिटुमिन जो है सबसे, एक तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरी बात, ये हाईली विस्कस लिक्विड है, हाईली विस्कस, गाढ़ा। विस्कस का मतलब है बहुत ही ज्यादा गाढ़ा लिक्विड है, जिसके कारण इसकी वेपर राइज नहीं होती हैं। सो जो चैम्बर होता है, जो आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, उसके बॉटम पर ही ये कलेक्ट रहता है और उसको सेपरेटली कर लिया जाता है। यानी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हम इसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये देखेंगे यहाँ पर, तो अब देखिए जैसे कि, ठीक है, तो आपके इस टाइप से जो सारी चीजें हैं ये कलेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे गैस है, पेट्रोलियम गैस जो बनी है वो उसको लिक्विफाइड करके कंडेंसर ने लिक्विड में करके उसको कलेक्ट लिया, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इस गैस का नाम है, जो पेट्रोलियम से जो फ्रैक्शन अलग हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए पेट्रोलियम गैस कहलाती है। लेकिन क्योंकि जब कंडेंसर में आई है तो कंडेंसर ने उसको क्या किया है, उसको लिक्विड स्टेट में वेपर्स को कन्वर्ट कर दिया, सो दैट्स व्हाई द पेट्रोलियम गैस इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाती है। हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट में बॉइलिंग पॉइंट जिसका बहुत ज्यादा होता है, 400 से भी ज्यादा, दैट इज कॉल्ड द बिटुमिन कहलाता है। क्योंकि ज्यादा होने की वजह से, दूसरी बात, बहुत ज्यादा हाईली विस्कस लिक्विड है तो वेपर राइज नहीं होती, और इसलिए वो चैम्बर में आपका जो फ्रैक्शनेटिंग टावर होता है उसमें नीचे ही कलेक्ट रहता है, इसको सेपरेटली अलग कर लिया जाता है। इस टाइप से सारे जो हैं कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग कर लिए जाते हैं। इनमें जो डिफरेंट आपके कंपोनेंट्स हैं, वो जो कंपोनेंट्स हैं इनमें सबसे पहले आप जानते हैं एलपीजी है। एलपीजी जो फ्रैक्शंस है, मैं आपको बता रही हूँ, फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, एलपीजी आप जानते हैं लिक्विफाइड, इसकी फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, क्योंकि कंडेंसर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करके भेज रहा है। दूसरी कंडेंसर में वहां पर ये वेपर्स जो है लिक्विड में कंडेंस हुई है, इसलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरी बात, इसके बाद एलपीजी के बाद आता है पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल आपके जैसे कार वगैरह में इन सब में यूज होता है। इसके अलावा पेट्रोल और एक और होता है आपका केरोसिन। ठीक है, ये दोनों हमारे जेट एयरवेज में भी यूज होते हैं, जेट एयरक्राफ्ट में यूज किए जाते हैं, लेकिन हाईली रिफाइंड फॉर्म होती है। पेट्रोल और केरोसिन की जब बहुत ज्यादा हाईली रिफाइंड फॉर्म होती है, तो हाईली रिफाइंड फॉर्म्स होती है पेट्रोल और केरोसिन की, उनको हम जेट उसमें एयरवेज में यूज करते हैं, जेट एयरक्राफ्ट वगैरह में। सो दीज आर द पेट्रोल एंड केरोसिन जो होते हैं आपके एविएशन फ्यूल में। हम कह सकते हैं कि इनको हम एविएशन फ्यूल में यूज करते हैं, एविएशन फ्यूल में यूज किए जाते हैं। जैसे एविएशन फ्यूल कब यूज किया जाता है, जब हम इनकी हाईली रिफाइंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये कार वगैरह में आप जानते हैं यूज होता है, नॉर्मल व्हीकल्स में। और केरोसिन आप जानते हैं स्टोव लैंप में यूज होता है। इसके अलावा ये दोनों ही आप एविएशन फ्यूल में, मतलब जेट एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं व्हेन दे आर हाईली रिफाइंड। ठीक है,
इसके बाद आता है डीजल। डीजल आपका बहुत ज़्यादा हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है, हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर में, है ना, और इसके अलावा वो जनरेटर में यूज़ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास आया, ये हो गया डीजल। डीजल के बाद आप जानते हैं ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल आता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है आपके ल्यूब्रिकेशन, जैसे आपकी ग्रीस वगैरह बनाई जाती है, आप देखें काली काली ग्रीस होती है जो आपके रिक्शा वगैरह में लगाते थे, तो वो ल्यूब्रिकेशन में काम आती है, ल्यूब्रिकेशन इसमें यूज की जाती है। आपका पैराफिन वैक्स होता है, पैराफिन वैक्स, ठीक है, इनमें ऑइंटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट इनमें बनाने में काम आती है। आपकी कैंडल वगैरह बनाते हैं, वैसलीन वगैरह बनाई जाती है। ऑइंटमेंट्स होते हैं स्किन पर लगाते हैं, क्रीम्स जो होते हैं वो होती हैं। और लास्ट में आता है बिटुमिन, ठीक है। बिटुमिन मैंने अभी आपको बताया था हैवी बॉइलिंग पॉइंट मटेरियल है पेट्रोलियम का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी वेवर्स राइज नहीं होती हैं। और वो क्या होता है, हाईली विस्कस लिक्विड होता है, बहुत ज्यादा विस्कस होता है, जिसके कारण से वो नीचे सेटल रह जाता है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। एंड इट इज यूज इन द पेंट, पेंट बनाने में इसको यूज करते हैं। सरफेसिंग और रोड, सरफेसिंग ऑफ रोड, रोड की सरफेसिंग में काम आता है, ठीक है। दीज आर द सम इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम विच आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में काम आते हैं। नाउ नेक्स्ट द कंसेप्ट इज द नेचुरल गैस, ठीक है। आप देखिए अभी मैंने आपको बताया नेक्स्ट कंसेप्ट आपका हम पढ़ रहे हैं, आपका टॉपिक था कि नेचुरल गैस क्या होती है। नेचुरल गैस जो होती है, अभी आपका जब पेट्रोलियम कलेक्ट होता है इम्परवियस रॉक में, ठीक है, जो आपकी इम्परवियस जो रॉक्स होती हैं, इम्परवियस रॉक्स में आपको बताया था कि इम्परवियस रॉक्स के बीच बीच में जो है ऑयल रहता है। ऑयल के सबसे ऊपर जो लेयर की गैस की एक लेयर कलेक्ट हो जाती है, एक सेपरेट लेयर बन जाती है गैस की, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल गैस। क्या कहलाती है, नेचुरल गैस। वो इट इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल बट इट इज अ गैसियस फ्यूल। एक कैसा फ्यूल है ये, गैसियस फ्यूल है, बिकॉज इट रिमेन्स इन द गैसियस फेस। इसकी जो स्टेट होती है वो गैसियस स्टेट होती है, सो इट इज अ गैसियस फ्यूल बिकॉज इट इज कॉल्ड फ्यूल बिकॉज इट produce heat on burning and it is a gaseous in state, so that's why it is called a gaseous fuel and it is a fossil fuel. फॉसिल फ्यूल है क्योंकि जब भी पेट्रोलियम बनता है, पेट्रोलियम जब बनता है तो पेट्रोलियम के ऊपर एक गैसेस लेयर फॉर्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल गैस। इसको नेचुरल गैस कहते हैं बिकॉज क्योंकि ये गैसेस स्टेट में दूसरी बार नेचुरली फॉर्म्ड हुई है, नेचुरली फॉर्म्ड हुई है, सो इट इज अ फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स में। ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। जब पेट्रोलियम आपके ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, जब आपका पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है उस दौरान एक फ्यूल जो है वो भी कलेक्ट होता है, जो किस स्टेट में होता है, गैस स्टेट में। सो इट इज कलेक्टेड ओवर द पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम के ऊपर एक सेपरेट लेयर में ये गैस की जो लेयर होती है वो कलेक्ट हो जाती है। इट रिमेन्स इन द गैसेस फेस एंड इट प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग, सो दैट वाई इट इज कॉल्ड द गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल है, इट इज अ फॉसिल फ्यूल एंड ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस नेचुरली, क्योंकि नेचुरली प्रोड्यूस होती है, सो इट इज कॉल्ड अ नेचुरल गैस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीएनजी, इसको कहते हैं सीएनजी, क्योंकि जो नेचुरल गैस बनी है, ठीक है, जो नेचुरल गैस बनी है इसको क्या किया जाता है जब सिलेंडर में भरते हैं। अब जानते हैं गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, देखिए बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल्स ऐसे बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसको कंप्रेस्ड, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेचुरल गैस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीएनजी कहलाती है। इसको कंप्रेस्ड कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, आपने नाम सुना है, नेचुरल गैस कहलाती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी जो आपके बहुत ही ज्यादा क्लीन फ्यूल है, ये क्लीन फ्यूल है, प्रोड्यूस मोर हीट, ठीक है, प्रोड्यूस मोर हीट, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, एंड नो पॉल्यूशन, कोई से पॉल्यूशन नहीं होता। यानी एक ऐसी गैस विच इज कंप्रेस्ड बाय द कंप्रेसिंग ऑफ द गैस इन सिलेंडर। यानी कंप्रेसिंग में होता क्या है, देखिए गैस होती है तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। जब हम गैस पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है इस पर, गैस के ऊपर हाई प्रेशर, ठीक है, जब गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड रिड्यूस इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। दो मेथड अप्लाई किए जाते हैं एंड द गैस के पार्टिकल्स पर इफेक्ट पड़ता है और गैस के पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं। देख रहे हैं मैंने पास बनाए हैं, ठीक है, पास आ जाते हैं एंड द गैस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म में आती है बिकॉज इट इज हाईली कंप्रेस्ड, ठीक है, हाईली कंप्रेस करके इसको लिक्विड फॉर्म में आया है, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या कहलाती है? कंप्रेस। अब मैं इसको नाम दे दिया गया अलग से, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी हम क्या कहते हैं, समझ रहे हैं बात? तो ये यानी नेचुरल गैस का जो फॉर्मेट है जो यूज किया था, नेचुरल गैस की वो फॉर्म जो यूज किया था जनरली कमर्शियल स्केल पर, दैट इज कॉल्ड सीएनजी, दैट इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है क्योंकि ये गैस इस फॉर्म में है। इट इज अ फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स over million of years, and दूसरी बार it is formed naturally. So but when it is collected when it is stored in the cylinder and highly pressure is applied and high reducing temperature is applied, two methods are applied on the gas, and so the particles of the gas come close to each other and the matter state is changed, that is called liquid state। यानी जब हम एक गैस पर प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई कर देते हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, तो आप देख रहे हैं जब बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे किसी चीज पर तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस कम हो जाएगा। सपोज दैट कि मैं दो लोग खड़े हैं, उनको मैं धक्का दूं तो उनके बीच में स्पेस कम हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पर है कि ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में मैं प्रेशर अप्लाई करूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये दो पास पास आ जाएंगे। ऐसे टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, जैसे टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तब भी पार्टिकल्स की क्लोजनेस कम हो जाएगी, सॉरी क्लोजनेस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। जैसे ही मैटर के पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी वो चेंज हो जाएगा गैस टू लिक्विड में। ये वाली स्टेट कैसी है? पार्टिकल्स की गैसियस स्टेट है। देख रहे हैं पार्टिकल्स दूर दूर है, और जैसे हम ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, ये पार्टिकल्स की क्लोजनेस बढ़ जाती है, ठीक है। बढ़ने से क्या होता है? पार्टिकल्स पास आ जाते हैं और मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है एंड दिस बिकम्स लिक्विड। कैसी बन जाती है? लिक्विड। बट इट इज दिस लिक्विड स्टेट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्रेसिंग ऑफ द गैस। गैस की कंप्रेसिंग से बनी है, सो दैट्स वाई द नेम इज कॉल्ड द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी हम गैस को कंप्रेस किया यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पर जो गैस बनाई गई है वो कंप्रेस करके बनाई है, बहुत ज्यादा हाईली कंप्रेस किया गया इसके पार्टिकल्स, ठीक है, हाईली कंप्रेस कर दिए गए हैं, जिसके कारण एक गैस किसमें कन्वर्ट हो गई है? लिक्विड में। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या कहलाती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस गैस की खास बात है इट इज अ क्लीनर फ्यूल, बहुत ज्यादा क्लीनर फ्यूल है। इट प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट देता है। नो पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, एंड नो लीव एनी एश, नो लीव एनी एश, और इसके जलने से हमें कोई भी एश प्रोड्यूस नहीं होती, नो लीव एनी एश। सो दैट्स वाई दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द सीएनजी एंड आर यूज इन द व्हीकल्स। हम इसको व्हीकल्स में यूज की जाती है, ठीक है। देखते हैं इसमें पेट्रोलियम नेचुरल गैस के बारे में क्या लिखा है। नेचुरल गैस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को स्टोर करते हैं, अगर सिलेंडर में स्टोर करना है तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण एक गैस किसमें चेंज हो जाते हैं? लिक्विड में। अभी मैंने बताया आपको। तो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, देन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस कम क्लोज्ड एंड दे state of gas is changed into the liquid form, ठीक है। So this is why, that's why it is called a compressed, because the state is changed because of the compressing, so that's why it is called the compressed natural gas, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस किया गया है गैस के पार्टिकल्स को, इसलिए इसकी मैटर की स्टेट चेंज हुई है। So that's why it is called the compressed natural gas कहलाती है। CNG is used for power generation, पावर जनरेशन में यूज की जाती है। It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is a less polluting and it is a cleaner fuel। अभी आपको मैंने बताया एक ऐसा फ्यूल है, बहुत ज्यादा साफ सुथरा फ्यूल है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कोई एच नहीं बचती। पूरा सिलेंडर भराया तो पूरा खाली हो जाता है, कोई एच नहीं बचती, एंड डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन। सो इट इज मेनली रिकमेंडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यूज किया जाता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज, ठीक है, through pipelines. Such a network of pipelines exists in Vadodara, some parts of Delhi and other places. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning. हम इसको डायरेक्टली बर्निंग में यूज कर सकते हैं in the homes and factories where it can be supplied through pipes. सीएनजी की पाइप लगा दी है, ठीक है, सीएनजी की पाइप आ रहा है आपके चूल्हे तक आ रहा है, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। सिलेंडर की भी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सिलेंडर की जरूरत नहीं है यहाँ पर। उसने कहा कि द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली यूज किया जा सकता है फॉर बर्निंग इन द होम्स एंड फैक्ट्रीज, ठीक है, डायरेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सिलेंडर में आपको लेने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, सिलेंडर में आपने इसको लेने की जरूरत नहीं है इस गैस को। आप डायरेक्टली इस गैस को, ठीक है, पाइप के जरिए आपके घर में या आपके इंडस्ट्री में आएगी, आपके घर में फैक्ट्री में आएगी और उसको आप डायरेक्टली बर्न कर सकते हैं। सच नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा में। इस सीएनजी की पाइपलाइन को जो नेटवर्क बिछाया गया है, जाल जो बिछाया गया है, कहाँ पर है? वडोदरा यानी गुजरात में। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, कुछ दिल्ली में कुछ जगहों पर सीएनजी की पाइपलाइंस एंड अदर प्लेसेस। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स।
जैसे पेट्रोलियम के जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम से जो डिफरेंट पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं एक्ट एज ए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट लाइक बिटुमिन हो गया है, आपके पेट्रोल है, डीजल, बहुत सारे उसके सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं पेट्रोलियम के, ठीक है, विच आर यूज एज रॉ मटेरियल का काम करते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उससे बनाए जाते हैं। सो दैट्स वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। हम पेट्रोलियम को क्या मानते हैं? ब्लैक गोल्ड मानते हैं। सो दैट सिमिलरली नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक उसी प्रकार से नेचुरल गैस को भी एक एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं नेचुरल गैस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। भारत में वास्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का। सबसे बड़ा रिजर्व हमारा जामनगर में है। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इन अवर कंट्री, हमारे भारत में नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र, कुछ एग्जाम्पल्स दिए, एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है कि जो पूछ रहा है कि कैन कोल पेट्रोलियम, ठीक है, आगे देखते हैं। ये आगे समझ है कि हमारा नेचुरल गैस होती है कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा हमारे इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि कैन कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म? नो, वी कैन नॉट प्रिपेयर कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस। हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। दूसरी बात, इनको बनने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, जिनको हम लेबोरेटरी में कंसीडर नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज, ठीक है। सो नेक्स्ट है, आगे क्या है? सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। मैंने आपको बता दिया था हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्टिबल बिकॉज दे आर लिमिटेड इन नेचर, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट से बने हैं या एनिमल से बने हैं, तो इसलिए इनका स्टॉक भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अगर एक बार खत्म हो जाएंगे तो उनको बनने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा इनको बनने में दोबारा। इसलिए ये जो रिसोर्सेज हैं एग्जॉस्टिबल कहलाते हैं। तो क्योंकि अगर हमने एक बार सारा यूज कर लिया तो खाली हो जाएगा जहां पे नीचे है, ठीक है। जब खाली हो जाएगा तो फिर दोबारा बनने में उतने मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें इनको बहुत ज्यादा समझदारी के साथ यूज करना है। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर द फॉसिल फ्यूल्स। इफ रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल। देखिए जानते हैं कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल, मैं डिस्कस करती आ रही हूँ शुरू से। इफ रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्यूल, क्योंकि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को एक फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. देखिए एक तो on the other hand known reserves of these will last only a few hundred years, यानी and moreover burning of these fuel is a major cause of air pollution. So their use is also linked to global warming, ठीक है। तो देखिए एक तो ये है कि हमारा इनके जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, इनके जो नॉन रिजर्व्स हैं, these will last only for a few hundred years, ठीक है, खत्म हो जाएंगे अगर हम बहुत जल्दी इनको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं तो इनके जो आपके स्टोर्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एक बात तो ये कहता है कि क्योंकि ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, एग्जॉस्टिबल है, ठीक है, ये रिसोर्स आपका एग्जॉस्टिबल है क्योंकि इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपने इनको यूज करते गए तो कुछ ही सालों में ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारी आने वाली जो आगे की जनरेशन है उनको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मोर ओवर एक चीज और की बात कर रहे हैं कि बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल, ठीक है, इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इनसे हमारी एयर को क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होती है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी वी यूज दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी। इसलिए जरूरी है कि हम केवल इन फ्यूल को तभी यूज करें जब हमारे लिए जरूरत हो। यानी अगर हम सब लोग एक ही गाड़ी से जा सकते हैं तो एक ही गाड़ी का यूज करें, यानी कि सब घर में अलग पापा बेटा दोनों हैं वो अलग अलग गाड़ी ले जाएं,
ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अपने व्हीकल्स को टाइम पे सर्विस कराते रहिए ताकि जो है फ्यूल का कंजप्शन ना हो। रेड लाइट आ जाए, बहुत ज्यादा टाइम की रेड लाइट, और व्हीकल्स को बंद कर दो अपने, ताकि फ्यूल का कंजप्शन ना हो। ये चीज बताना चाह रहा है, यानी क्योंकि देखिए 3 बातें वो कहता है। एक तो कह रहा है कि एक तो पहली बात तो इनका रिजर्वर्स लिमिटेड है, इनका जो रिजर्व्स है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल का जो रिजर्व्स है हमारे पास वो लिमिटेड है। एक तो इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, अगर हमने इनको खत्म कर दिया तो उसको बनने में उतना ही टाइम लगेगा, एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी हमारे देश में। दूसरी बात, एक और बात कहता है कि एक तो ये फ्यूल क्या है, इनकी बर्निंग से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होती है, क्योंकि जब हम इनको फ्यूल को बर्न करते हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है, दूसरी बात ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होती है। तो कंडीशन 3 है हमारे पास, एक तो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, एक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, और साथ में आपका स्टॉक भी लिमिटेड है, तो जरूरी भी है। हम क्या करें, जरूरी भी चीजें, तो जरूरी नहीं कि ओवर एक्सप्लॉइट किया जाए, यूज किया जाए, तो जितना जरूरत है उतने ही हिसाब से हम इनको यूज करें। सो इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली वेन एब्सोल्यूट नेसेसरी। इसलिए जरूरी है कि हम इन फ्यूल को तभी यूज करें जब हमें जरूरत है। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट। इससे फायदा क्या होगा, तीनों फायदे हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे तीनों, क्योंकि इससे फायदा हमारा ये होगा कि पहला फायदा तो ये होगा कि हमारा जो रिजर्व है वो सेफ रहेगा। अगर मान लो आप 100% रिजर्व में से आप 50% पहले यूज कर रहे थे और अब कम कर रहे हैं, 30% यूज कर रहे हैं, तो आपका जो है कुछ परसेंट आपका सेफ रहेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसको यूज करते हैं, कम करते हैं, जितनी जरूरत है उतनी ही करते हैं, उस हिसाब से करते हैं, तो आपके पास ये फ्यूल जो है, वी यूज दिस फ्यूल ओनली एब्सोल्यूट नेसेसरी, दिस विल रिजल्ट इन द बेटर एनवायरमेंट। आपका बेटर एनवायरमेंट होगा, क्योंकि अगर आप इन फ्यूल को कम यूज करते हैं तो दूसरी बात, इनका स्टॉक हमारे पास बना रहेगा ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी उससे फायदा उठाएगी। दूसरी बात, कम यूज करेंगे तो एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, तो सारी कंडीशन हमारी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। सो स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी ऑफ द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वही बात हो गई। तो उसने क्या कहा था कि इन रिजर्व्स जो हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है, इनका स्टॉक अगर हम बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट यूज करते हैं तो कुछ सालों में ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको बनने में फिर से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरी बात, इनसे पॉल्यूशन होता है, हम ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन क्रिएट होती है, तो इसलिए जरूरी है कि हम इनको जितनी जरूरत है हमें उतना ही हम इसको यूज करें, हम ओवर एक्सप्लॉइट यूज ना करें, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो किसी भी फ्यूल का, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन जो है उसको भी यूज करती रहे और साथ में हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि अगर हम इसको ऐसे यूज करते हैं हमारा एनवायरमेंट बेटर रहता है, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कम हो पाएगी, एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इन जो रिसोर्सेज हैं वो काफी मात्रा में, क्वांटिटी में बचे रहेंगे, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी इनसे फायदा मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एक एजेंसी है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, दैट इज फुल फॉर्म PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एडवाइज द पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। उसने एक एजेंसी, एक ऐसी संस्था, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एक ऐसी संस्था जो पेट्रोलियम को कंजर्व करने के लिए, ताकि आप अपने एनवायरमेंट को भी हेल्दी बना सकें और इनका स्टॉक भी हमारे देश में बना रहे, इस चीज के लिए लोगों को एडवाइस देती है। क्या एडवाइस है? नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जो भी व्हीकल्स आप चला रहे हैं, अगर आपसे हो सके तो ज्यादा स्पीड को कम और ज्यादा नहीं करना है, एक ही स्पीड पर चलाते रखना है। दूसरी बात, स्विच द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, अगर आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं तो उसको इंजन को बंद कर दें, ताकि आपका जो फ्यूल है बहुत ज्यादा कंज्यूम ना हो। नेक्स्ट, एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर मेंटेन हो। दूसरी बात, ताकि उसको प्रेशर ना पड़े ज्यादा, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और आप अपने, ठीक है, सो एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, आप अपने व्हीकल की रेगुलर क्या कराते रहे, सर्विस कराते रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे घर में आप रोटी भी बना रहे हैं, अगर आपको लगता है कि काम हो गया और कुछ देर में लोग खाएंगे, तो गैस को ऑन नहीं छोड़ना है, आप उसको बंद कर देंगे, ठीक है, ताकि आप अपने फ्यूल को कुछ समय तक उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी हम उनको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम टिप्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द PCRA so that the fuel like fossil fuel like petrol, coal, petroleum and natural gas can be conserved for the future generations, ठीक है। तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए सेव किया जा सके, एंड जो इन्वायरमेंट है हमारा उसको भी हम क्या कर सके, हेल्दी बना सकें। सो दीज आर द सम टिप्स विच आर एडवाइज्ड बाय द PCRA फॉर द पीपल। ड्राइव एट ए कांस्टेंट स्पीड पर चलाओ, स्पीड को कम और ज्यादा नहीं करनी है।
कम ज़्यादा, कभी स्पीड बढ़ा दी कभी स्पीड घटा दी, ऐसा नहीं करना है। स्विच ऑफ इंजन, ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं तो इंजन को स्विच ऑफ कर दिया जाए, टायर प्रेशर को मेंटेन किया जाए, मेंटेनेंस कराते रहेंगे, सर्विस कराते रहें व्हीकल की, ताकि उसमें से जितना भी जो है उसमें जो भी पार्टिकल्स, डर्टी पार्टिकल्स आ रहे हैं सारे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और आपका जो फ्यूल है, जो उसका फ्यूल है, आपने जो पेट्रोल या डीजल फिल कर रखा है उस इंजन में, उसमें उसका कंबस्शन होता रहे। ठीक है, सो ये चैप्टर पूरा हो गया आपका। नाउ आई एम डिस्कसिंग नाउ some extra question that I am providing in the PDF file। ठीक है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको समझा रही हूँ जो मैंने इसमें PDF में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं MCQ सर इसके कुछ बुक क्वेश्चंस देखते हैं, NCERT क्वेश्चंस। ठीक है, NCERT क्वेश्चन, what are the advantages of using CNG and LPG as fuel? CNG, what are the advantages of using CNG and LPG as fuel? हम क्यों यूज करते हैं LPG CNG को? Because these are the cleaner fuel, they produce more heat, not leave any ash, कोई ऐश नहीं बचती। ठीक है, and they can be transport easily, आसानी से उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग द रोड को बनाने में कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है? बिटुमिन। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम द डेड वेजिटेशन, ये आपको बताया था। एंड व्हाट इज द कॉल, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, क्योंकि दिस प्रोसेस कॉल्ड, तो हमारा जो अर्थ पर डेड फॉरेस्ट, सॉरी हमारे अर्थ पर जो बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते थे बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, वो धीरे धीरे अर्थ पर क्या हो गए, अर्थ पर प्रेस हो गए, और धीरे धीरे कई सालों में उनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होती चली गई, और कुछ कंडीशंस क्रिएट हो गई, हाई प्रेशर हो गया, हाई टेम्परेचर, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड द एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन कहलाया। और धीरे धीरे जो लकड़ी थी प्लांट्स की, डेड प्लांट्स की जो वुड थी, कन्वर्ट इनटू द कोल। ठीक है, कोल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, कोल 4 टाइप का आपको मैंने बता रखा है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का हायर ग्रेड ऑफ कोल कहलाता है आपका एंथ्रासाइट, एंड लोअर ग्रेड कोल है दैट इज कॉल्ड द पीट। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका फिलअप है, फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं एक बार। फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस है। प्रोसेसिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में से सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। क्या कहलाता है? रिफाइनिंग। एंड द लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर ए व्हीकल के लिए अच्छा पॉल्यूटिंग फ्यूल, जो लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है, जो फ्यूल पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता, दैट इज कॉल्ड CNG। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी? नो। CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल? नो। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम कार्बन? यस। कोक में 98% कार्बन होता है। कोलता इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज? यस। केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल? ये गलत है, क्योंकि केरोसिन एक फॉसिल फ्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल? क्यों एग्जॉस्टेबल है? बिकॉज दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है। सो दे इफ वंस डिस्ट्रॉयड दे विल बी फॉर्म्ड अगेन, दे विल बी replenished again over a million of years, so that's why they are called exhaustible resources। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ कोक, आपको मैंने बताया था कि कोक इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द कोल। कोल का प्रोडक्ट है जो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, जब सारी कोल के अंदर सारी जितनी भी वोलेटाइल इंप्यूरिटीज होती हैं सारी रिमूव हो जाती है, तो जो बचता है वो प्योर कार्बन होता है, दैट इज कॉल्ड कोक कहलाता है। प्योर कार्बन बचता है सारी इंप्योरिटीज को निकालने के बाद कोल में से। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कोक। 100% ऑफ कार्बन होता है, सो इट प्रोड्यूस मोर हीट प्रोड्यूस करता है, एंड दैट्स वाई इट इज गुड फ्यूल इन कंपेरिजन टू कोल। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ काइंड ऑफ लिक्विड फ्यूल, एंड इट इज फॉर्म बाय द डेड ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। सी के अंदर के जो ऑर्गेनिज्म है उनसे फॉर्मेशन होता है, एंड व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाई एंड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम पर चले जाते, धीरे धीरे उसके ऊपर सॉइल कवर अप हो जाती है डेड बॉडी के ऊपर, एंड फिर वही वाली बात है कि इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स द डेड बॉडी स्लोली कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दो चीजें बनती है, पेट्रोलियम नीचे रहता है और फिर गैस हल्की होती है वो उसके ऊपर कलेक्ट हो जाती है। सो वी कैन से इन दिस वे द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये होगा इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन। नाउ आई एम डिस्कसिंग सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस व्हिच आई एम प्रोवाइडिंग इन द PDF। इधर देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, व्हाट आर एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, गिव एग्जांपल्स। ये मैंने आपको बताए थे एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल क्वेश्चन क्या होते हैं। इनएग्जॉस्टिबल जो कभी खत्म नहीं होते, जिनका स्टॉक अनलिमिटेड है, सनलाइट, एयर, वाटर। ठीक है, डिस्क्राइब नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट मीन्स की द हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, सॉरी ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट 1400 डिग्री सेल्सियस, यानी किसी कोयले की हीटिंग करना, कोयले को हीट करना कब? इन द एब्सेंस ऑफ एयर में। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं
1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस में जब कोयले को हीट किया जाता है उसमें जितने भी आपके कैसे वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं. द रिमेनिंग सब्सटेंस दैट लेफ्ट दैट इज कॉल्ड द कोक विच कंसिस्ट ऑफ 98% ऑफ द कार्बन. इसमें पूरा कार्बन होता है, सो दैट इज कॉल्ड द कोक कहलाता है. ठीक है, द फॉलोइंग बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस दैट आर कॉल्ड द कोक, कोल गैस, कोल तार एंड अमोनिका लिकर. मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफाइन लिखा रखी, ध्यान रखेंगे इस बात का. अमोनिका लिकर यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज की डिफाइन है, बाकी सारी जो डिफाइन है कोक, कोल गैस, कोल तार, ये मैंने उसको कीवर्ड्स में डिफाइन करा रखा है. मान ली समझ रहे बात, ठीक है. आगे देखते हैं अमोनिका लिकर क्या होता है. देखिए ये कोक आपका मैंने बताया दिया था कि कोक जो है आपका जब वोलेटाइल इंप्यूरिटीज सारी रिमूव हो जाती है तो आपका रिमेनिंग सब्सटेंस जो बचता है वो प्योर कार्बन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोक. कोल गैस, जो इम्प्योरिटीज दूर होती हैं उनको हम पानी में, वोलेटाइल जो मैटर रिमूव हो रहा है उसको हम पानी में जब डिजोल्व करते हैं, कुछ चीजें इम्प्योरिटीज डिजोल्व होती हैं और कुछ नहीं होती हैं. ठीक है, और कुछ गैसेज स्टेट में बनी जाती हैं. जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज गैसेज स्टेट में रहती है वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, दैट इज कॉल्ड कोल गैस. जो इम्प्योरिटीज पानी में डिजोल्व नहीं होती है वो सेटल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कोल तार. एंड जो डिजोल्व हो जाती हैं वो एक लिक्विड बना लेती हैं, दैट इज कॉल्ड द अमोनिका लिकर कहलाता है. दिस इज द मेनली लिक्विड इन अमोनिया का वाटर में लिक्विड, वाटर में सॉल्यूशन है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अमोनिका लिकर. क्या कहलाता है? एमोनिकल लिकर, बिकॉज इट इज द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर. अमोनिया का पानी में सॉल्यूशन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. इट इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर, क्योंकि अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन होती है, तो एक नाइट्रोजन का सोर्स है पानी में. सो देयरफॉर इट कैन बी यूज एज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. हम इसको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इज द पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. व्हाई इज द पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था जस्ट, कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम विच एक्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. क्योंकि पेट्रोलियम से बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं हमें, ठीक है, जो कि हमें एक ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल का, एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं. सपोज दैट कि मैं अगर रोटी बनाऊं तो रोटी के लिए मुझे क्या चाहिए, आटा चाहिए, वो एक स्टार्टिंग मटेरियल. ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर फैक्ट्रीज में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस लाइक पेंट हो, डाई हो, ड्रग्स हो, तो डिफरेंट एक्सप्लोसिव्स हो, तो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस बनाने के लिए कुछ स्टार्टिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है. दीज आर स्टार्टिंग मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पेट्रोलियम इज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड. हम पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं. ठीक है, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था. कैन वी मेक द कोल एंड पेट्रोलियम इन द लैबोरेटरी फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म? नो, वी कैन नॉट मेक बिकॉज द कंडीशंस कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लैबोरेटरी. हम उस टाइप की कंडीशंस को लैबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज meant by the fractional distillation, what is the principle on which it is based. देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया था, द प्रोसेस बाय विच पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज डन. ठीक है, इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये वो प्रोसेस है जो कि अप्लाई किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज में. द पेट्रोलियम दैट वाज अप्लाइड इन द रिफाइनरीज फॉर द सेपरेटिंग ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेट्रोलियम. ठीक है, पेट्रोलियम में यूज किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में यूज किया जाता है ताकि पेट्रोलियम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जा सके. बट दिस वर्क इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड होता है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है. इन दिस प्रोसेस पेट्रोलियम इज हीटेड अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस. जब हम इसको 400 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं, द लिक्विड विच हैज द लो बॉइलिंग पॉइंट, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है वो सबसे पहले कलेक्ट हो जाता है, डिस्टिल होता है फर्स्ट. द लिक्विड विच हैज द लो बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिल फर्स्ट. इस लाइन का मतलब क्या है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो वेपर्स बनती हैं, वो वेपर्स कंडेंसर में जाके कूल हो जाती हैं, दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, और दिस प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन. सो दैट्स व्हाई वी कैन से द लिक्विड विच हैज लो बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिल फर्स्ट. जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है उसकी वेपर्स ऊपर जाती हैं, वेपर्स फिर से दोबारा लिक्विड में चेंज होती हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से द डिस्टिल फर्स्ट. एंड द लिक्विड विच इज हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है वो सबसे बाद में डिस्टिल होता है, कलेक्ट होता है. ठीक है, आगे देखते हैं. नेम द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस. ये मैंने अभी आपको जस्ट बताए थे, इनको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करें, क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने. वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम के कौन कौन से, एलपीजी हो गया आपका, पेट्रोल हो गया, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड देन पैराफिन वैक्स एंड लास्ट में बिटुइन. दीज आर द सम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम फ्रैक्शंस विच आर ऑब्टेन्ड इन द पेट्रोलियम रिफाइनरीज बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. दीज आर द यूजेस. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट name the agency in India who advise the people how to save petrol and diesel. What tips are given by them? ये क्वेश्चन है कि name the agency in India
इंडिया में कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं, कौन सी एजेंसी है इंडिया में विच एडवाइज द पीपल, जो लोगों को ये एडवाइस करती है कि हमें पेट्रोल और डीजल आगे वाली जनरेशन के लिए कैसे सेव करना है और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा एनवायरमेंट हेल्दी बना रहे। तो उसने इस एजेंसी का नाम किया PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इंडिया। द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। एडवाइज द पीपल एंड गिव सम टिप्स। द टिप्स आर ड्राइव एट ए कांस्टेंट स्पीड, अब बताया, स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस आपको देनी है, ठीक है। फिर आप क्या आता है, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो, एक क्वेश्चन डाला है मैंने, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट। इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का डिपॉजिट का, कि कैसे वो डिपॉजिट होता है। फिर आप इसमें बुक का डायग्राम बनाएंगे, पेज नंबर 59 पे है, आपके देखते हैं, मैं दिखा दे रही हूँ एक बार, ये डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। दिस इज द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट का। इस क्वेश्चन में आपके पास नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन डाले हैं कहाँ पर रिजल्ट है हमारे इंडिया में। नेम द 4 बिग कोल रिजर्व्स इन इंडिया। 4 बिग कोल रिजर्व्स इन इंडिया, हमारे भारत में 4 बड़े कोल रिजर्व्स बताओ जहां पर ज्यादा कोयला पाया जाता है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। नेम द 4 लार्ज पेट्रोलियम रिजर्व्स इन इंडिया, हमारे भारत में पेट्रोलियम के 4 बड़े रिजर्व्स बताओ। आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, दीज आर द 4 लार्ज पेट्रोलियम रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है। एंड नेम द 4 लार्ज ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया, हमारे भारत में ऑयल रिफाइनरीज कहाँ पर है, जहां पर ऑयल को यानी पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उनके फ्रैक्शंस में दी जाता है और रिफाइनरीज कहलाती हैं। दीज आर जामनगर, कोची, जामनगर गुजरात में है। दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी, हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर की गुजरात में। फिर देन कोची, चेन्नई एंड देन मथुरा, ये 4 रिफाइनरी एंड दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द, दीज आर द सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिलेटेड विद द चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए क्वेश्चंस कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में कल से स्टार्ट करूंगी आपका 6 कंबशन एंड फ्लेम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।